जय हिंद साथियों, आज से हमारा एक नया सेशन स्टार्ट हो रहा है इंडियन इकोनॉमी। इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। आज से हमारा एक नया सेशन स्टार्ट हो रहा है। ये लाइव रहेगा, 8 बजे प्रत्येक दिन पब्लिश किया जाएगा और हमारा ये पहला सेशन है और ये हमारा ओरिएंटेशन क्लासेस होने वाला है। और मैं आपको इस सेशन में बताऊंगा कि इंडियन इकोनॉमी में हमारा सिलेबस क्या है, हमें इकोनॉमी पढ़ना है या इकोनॉमिक्स पढ़ना है। देखो दो शब्द आते हैं, इकोनॉमी आता है और इकोनॉमिक्स आता है, जिसको हिंदी में कहते हैं अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र। तो हमें क्या पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है या इकोनॉमिक्स पढ़ना है, अर्थव्यवस्था पढ़ना है या अर्थशास्त्र पढ़ना है। तो इस सेशन को आप समझ लीजिए एक प्रकार से ओरिएंटेशन क्लासेस रहने वाला है, एक इंट्रोडक्शन क्लासेस रहने वाला है। इसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है ना, हमारा सिलेबस क्या कहता है, इकोनॉमी पढ़ना है या इकोनॉमिक्स पढ़ना है। और दूसरी बात यह है कि इकोनॉमी जो है, जो इकोनॉमिक्स जैसा सब्जेक्ट होता है, स्टूडेंट के बीच में एक अफवाह फैला हुआ है कि इकोनॉमिक्स बहुत हार्ड विषय है, कुछ समझ नहीं आता। इसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे शब्द वर्ड मिलेंगे जो आपको समझ ही नहीं आएगा, ऐसा अफवाह फैला हुआ है। अब यकीन मानिए इस जिगांतु प्लेटफॉर्म पर आए हो और ऐसा कोई सा भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा, ऐसा कोई सा शब्द नहीं छूटेगा जो आपको समझ नहीं आएगा। और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि आप लोग इकोनॉमी से संबंधित इतना बारीकी से समझाऊंगा, इतना बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, आप लोगों को खुद फील करने की, हालांकि बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग खुद ये फील करोगे कि ऐसा कोई सा कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा, ऐसा कोई सिंगल ऐसा वर्ड नहीं छूटेगा जो आपको समझ नहीं आएगा। मैं आपको ये वादा करता हूँ, है ना, ये वादा करता हूँ कि ऐसा इतना बारीकी इतना बढ़िया से एक्सप्लेन करूंगा कि इकोनॉमिक्स से संबंधित ऐसा कोई सा कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा। तो देखो, तो हमारे ये क्लासेस 8 बजे डेली सुबह में पब्लिश किया जाएगा। अब देखो, इकोनॉमी से संबंधित देखते हैं कि एग्जाम में, है ना, न्यू क्लासेस जो स्टार्ट हो रहा है, हमारा जो इकोनॉमी जो स्टार्ट हो रहा है, तो एग्जाम को एनालाइज कर लेते हैं कि फलाने एग्जाम में इकोनॉमी के कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, हम पहले देखेंगे बिहार सब इंस्पेक्टर का। तो बिहार एसआई सब इंस्पेक्टर जिसे बोला जाता है, जिसे प्रीलिम्स बोला जाता है। तो प्रीलिम्स में देखो इकोनॉमी से कितना प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखो 2018 में 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, पहले सेटिंग में 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, सेकंड में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे सेकंड सेटिंग में, और 2019 में पहले सेटिंग में 4, दूसरे में 3, 2021 में पहले सेटिंग में 3, दूसरे सेटिंग में 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, और 2022 में 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो लगभग एवरेज पकड़ लीजिए तो 8 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी से पूछे जाते हैं। और जब बात करते हैं हम लोग बीपीएससी प्रीलिम्स की बात करते हैं तो 60-62 में 12 क्वेश्चन पूछे गए थे, 63 में 15, 64 में 12, 65 में 12 क्वेश्चन, 66 में 17, 67 में 15 और 68 में 12। उसी प्रकार अगर हम यूपीएससी प्रीलिम्स की बात करते हैं तो इसमें इंडियन इकोनॉमी से 2014 में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, 15 में 13, 16 में 18, 17 में 16, 18 में 18, 19 में 14, 2020 में 15 क्वेश्चन पूछे गए थे और 2021 में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एवरेज पकड़ लीजिए 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडियन इकोनॉमी से। क्योंकि जो करंट अफेयर को जब लिंक कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, जैसे कि बजट हो गया, है ना, केंद्रीय बजट, जो केंद्र सरकार जो बजट लॉन्च करती है, तो बजट हो गया, है ना, इकोनॉमिकल सर्वे हो गया, आर्थिक सर्वेक्षण हो गया। तो अगर करंट अफेयर को अगर लिंक करते हैं तो 5 क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, तो 15 से 20 क्वेश्चन हो गया। अगर आप करंट अफेयर को लिंक करके पढ़ते हो तो 15 से 20 क्वेश्चन यूपीएससी की प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, जो इंडियन इकोनॉमी का जो 15 क्वेश्चन रहता है। और बीपीएससी प्रीलिम्स में बात करें तो 15 क्वेश्चन, और बिहार दरोगा सब इंस्पेक्टर की बात करें तो 8 क्वेश्चन। तो इकोनॉमी का जो हम जब भी कोई सब्जेक्ट, इसके पहले मैंने पॉलिटी स्टार्ट किया था, तो पहले पॉलिटी का फर्स्ट सेशन में, जिस दिन मेरा ओरिएंटेशन क्लास था, इंट्रोडक्शन क्लास था, तो मैंने उसमें भी इस प्रकार से एक्सप्लेन किया था कि जो पॉलिटी में जितना क्वेश्चन आता है उसका एनालाइज करके मैं बताया कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी प्रकार मैंने इंडियन इकोनॉमी के बारे में बताया कि बिहार दरोगा में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एवरेज 8, प्रीलिम्स में बीपीएससी की प्रीलिम्स से 15, यूपीएससी की प्रीलिम्स से 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे एक अंदाजा लग जाता है कि हमारा जो पढ़ रहे हैं, जो सब्जेक्ट हम स्टार्ट किया, उसको एग्जाम से क्या ताल्लुक है, कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले लीजिए, आप देखते हो। तो हम लोगों ने जो स्टार्ट किया इंडियन इकोनॉमी, ये सुबह 8 बजे पब्लिश किया जाएगा और ये हमारा पहला क्लास होने वाला है, इंट्रोडक्शन क्लास, एज ए इंट्रोडक्शन क्लास होने वाला है, इंट्रोडक्शन क्लास होने वाला है। इसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे हमारा सिलेबस क्या है, इकोनॉमी क्या है और इकोनॉमिक्स क्या है, और हमें किसे पढ़ना, इकोनॉमी पढ़ना है या इकोनॉमिक्स पढ़ना है। ये दो शब्द आता है, एक इकोनॉमी होता है और इकोनॉमिक्स होता है, इकोनॉमिक्स होता है, एक इकोनॉमी होता है, एक इकोनॉमिक्स होता है, और एक अर्थव्यवस्था होता है, एक अर्थशास्त्र होता है, अर्थशास्त्र होता है। तो इन दोनों देखो जो शब्द आ रहा है, इकोनॉमी आ रहा है, इकोनॉमिक्स आ रहा है। तो हमारा सिलेबस क्या है, हमारा पाठ्यक्रम क्या है, हमें किसे पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, अर्थव्यवस्था पढ़ना है, अर्थशास्त्र पढ़ना है। तो आज इसी ओरिएंटेशन क्लास में, इसी इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हमारा सिलेबस क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहले हम देखेंगे अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। इसके माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। जब इन दोनों में डिफरेंस पता चल जाएगा तो हमारा सिलेबस भी पता चल जाएगा। तो देखो, अर्थशास्त्र क्या कहता है कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बीच में संबंध समान रूप से, देखो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बीच में, अर्थशास्त्र का इंग्लिश होता है इकोनॉमिक्स। देखो यहाँ लिख लो इकोनॉमिक्स, इसका इंग्लिश होता है इकोनॉमी। अब ब्रैकेट में करके लिख लो, इसे ब्रैकेट में करके लिख लो। अगर दोनों इंग्लिश मीनिंग याद रहेगा तो आप लोगों को समझ में इजी होगा। तो देखो, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बीच में, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बीच संबंध समान रूप से सिद्धांत और अभ्यास के रूप में देखा जा सकता है। देखो, किसके रूप में देखा जा सकता है, सिद्धांत बोले थ्योरी, अभ्यास बोले तो प्रैक्टिस। तो सिद्धांत और अभ्यास के रूप में देखा जा सकता है। किसके बीच में, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बीच में संबंध समान रूप से, है ना, समान रूप से सिद्धांत और अभ्यास के रूप में देखा जा सकता है।
अर्थशास्त्र में आर्थिक गतिविधियों से संबंधित सिद्धांतों और नियमों आदि का वर्णन होता है। देखो, अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में आर्थिक गतिविधियां, इसको इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज से संबंधित सिद्धांतों और नियमों आदि का वर्णन होता है। जबकि अर्थव्यवस्था अर्थात इकोनॉमी में इन्हीं सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रयोग किया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, अर्थशास्त्र एक किताब है, एक शास्त्र है ना, एक किताब, एक शास्त्र, उसमें तमाम प्रकार के नियम कानून लिखे होते हैं और नियम कानून किससे संबंधित होते हैं? आर्थिक गतिविधियों से संबंधित होता है। और नियम कानून क्या हो सकता है? वो सिद्धांत क्या हो सकता है? तो वो सिद्धांत या नियम कानून आर्थिक गतिविधियों से संबंधित हो सकता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी से संबंधित हो सकता है। जब आर्थिक गतिविधियों से संबंधित सिद्धांतों को, नियमों को एक किताब के अंदर केवल पढ़ते हैं या देखते हैं तो उससे बोला जाता है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। जब उसी सिद्धांतों को, उसी नियमों को व्यवहारिक प्रयोग करते हैं, प्रैक्टिकल यूज करते हैं, प्रैक्टिकल उसको प्रयोग करते हैं, तब उसे क्या बोलते हैं? इकोनॉमी बोलते हैं, उसे अर्थव्यवस्था बोलते हैं। सर मुझे ऐसा समझ नहीं आया, अब एक एग्जांपल के माध्यम से समझाने की कोशिश कीजिए। ये तो किताबी भाषा हो गया, तो अब समझने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जांपल ये पेन है ना, ये स्मार्ट बोर्ड पे लिखने वाला पेन है, हालांकि इसे स्टाइलिस कहा जाता है, लेकिन आप मान लीजिए, जैसे आप मैथ में मानते हो, माना कि इसका प्राइस बराबर एक्स, तो इसे मान लीजिए ये एक प्रकार का पेन है ना, इस ये प्रकार का पेन मैंने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, है ना, जहां इसका जो कंपनी है, मैंने इसे 20 रुपए में खरीदा और इसे अपने दुकान तक, है ना, अपने जहां मैंने दुकान खोल रखा है उसे दुकान तक लाने में 5 रुपए मुझे लागत लगा, तो कुल व्यय कितना हुआ? 25 रुपए हुआ, कुल व्यय 25 रुपए हुआ। अब 25 रुपए तो मेरा लागत है, प्रॉफिट भी तो होना चाहिए ना। मैं कुछ चीज का अगर मैं खरीद कर ला रहा हूँ, अगर मैं बेच रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, तो मेरा कुछ तो प्रॉफिट होना चाहिए ना, कुछ तो इंटेंशन तो होना चाहिए ना। तो मैंने इसमें जोड़ लिया 5 रुपए, मैंने अपना इसमें प्रॉफिट जोड़ लिया, मार्जिन जोड़ लिया, तो टोटल रेट आया, है ना, MRP आया 30 रुपया। 30 रुपए मुझे इसे सेल करना है, तो 30 रुपए मैंने सेल किया और बिक भी गया, तो बताओ मुझे कितना प्रॉफिट हुआ? कितना प्रॉफिट हुआ? 5 रुपए। 20 रुपए में खरीदा, 5 रुपए मेरा लागत लगा, कुल व्यय मतलब कुल कितना खर्च किया? 25 रुपया खर्च किया, और मैंने 5 रुपए उसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया 5 रुपए, और इसे बेचने के बाद मुझे 5 रुपए प्रॉफिट हुआ। जब इन्हीं सब चीजों के बारे में, जब एक किताब में, एक शास्त्र में पढ़ते हैं, किसके बारे में? आर्थिक गतिविधियां। ये क्या हो रहा है? आर्थिक गतिविधियां। आर्थिक का मतलब होता है धन, रुपया, है ना, इसके तमाम प्रकार के, है ना, जितने भी सिद्धांत नियम है, इसमें क्या शामिल रहता है? आर्थिक गतिविधियां शामिल रहता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी शामिल रहता है, और आर्थिक मतलब होता है धन, रुपया। अब यहाँ जब भी बात की जा रही है, जो 20 रुपए में खरीदा, 5 रुपए में मार्जिन ऐड किया, 30 रुपए में बेचा, ये क्या है? जो ये एक्टिविटी हो रही है, जो क्रियाकलाप हो रहा है, जो गतिविधि हो रहा है, इसमें क्या शामिल है? इसमें आर्थिक शामिल है, अर्थात धन, रुपया शामिल है। अरे भाई 20 रुपए में खरीदा, 20 क्या है? रुपया तो है। 5 रुपए मार्जिन ऐड किया, क्या वो रुपया ही तो है। 30 रुपए में बेचा, रुपया ही तो है। तो जो गतिविधि हो रही है, जो यहाँ क्रियाकलाप हो रही है, जो एक्टिविटीज हो रही है, वो किस प्रकार की एक्टिविटीज हो रही है? वो आर्थिक एक्टिविटीज हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है। वो क्या हो रही है? कौन सी गतिविधि हो रही है? आर्थिक गतिविधि हो रही है। किसमें? जो मैंने ये प्रक्रिया जो स्टार्ट किया, 20 रुपए में खरीदा, 30 में बेचा, तो ये क्या? आर्थिक गतिविधि। इसमें जो सिद्धांत आया है ना, कितने रुपए में खरीदा, कैसे इसका व्यय हुआ, कुल व्यय कितना निकल कर आया, कैसे लाभ हुआ, अगर इस तमाम प्रकार की चीजों को केवल किताब में देखते हैं या पढ़ते हैं तो उसे बोलेंगे इकोनॉमिक्स, उसे बोलेंगे अर्थशास्त्र। जब उसको व्यवहारिक रूप से प्रयोग करेंगे, 20 रुपए मैंने खरीदा, 5 रुपए मार्जिन किया, उसे 30 रुपए में सेल किया, 5 रुपए प्रॉफिट हुआ, जब इसको व्यवहारिक प्रयोग करेंगे तो इसे बोलेंगे अर्थव्यवस्था, इसे बोलेंगे इकोनॉमी। आई बात समझ में? तो यह हो गया किताबी भाषा, हो गया कि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के बीच में संबंध समान रूप से सिद्धांत और अभ्यास के रूप में देखा जा सकता है। भाई मैंने यहाँ क्या देखा, क्या चीज देखा? सिद्धांत क्या देखा और अभ्यास क्या? तो सिद्धांत मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ कि इतने रुपए में खरीदूंगा, इतना मार्जिन ऐड करूंगा, तब जाके बेचूंगा, तब मुझे प्रॉफिट होगा, तब मुझे लाभ होगा। अरे कहीं ना कहीं तो मैंने पढ़ा ही होगा, है ना, कहीं ना कहीं ये सिद्धांत तो पढ़ा ही होगा। और उसके बाद जैसे ही मैंने अभ्यास किया, है ना, यहाँ अभ्यास किया और आपको रिजल्ट दिखा, तो क्या कह रहा है? अर्थशास्त्र में आर्थिक गतिविधियों से संबंधित, इकोनॉमिक एक्टिविटी से संबंधित जो यहाँ पर क्रियाकलाप हुआ, जो गतिविधि हुई, जो आर्थिक से संबंधित हुई थी, है ना, धन से संबंधित गतिविधि हुई थी, तो आर्थिक गतिविधि से संबंधित सिद्धांतों और नियमों को इत्यादि का वर्णन होता है। केवल हम उसमें अध्ययन करते हैं और उसमें केवल ये देखते हैं या अध्ययन करते हैं तो अर्थशास्त्र उसे कहते हैं। जबकि अर्थव्यवस्था में इन्हीं सिद्धांतों का प्रयोग, व्यवहारिक प्रयोग किया जाता है। तो मैंने क्या किया? सामान खरीदा, मार्जिन ऐड किया, बेचा, ये क्या था? ये व्यवहारिक प्रयोग था, प्रैक्टिकल यूज था। तो ये प्रैक्टिकल यूज था, तब इसे क्या बोलेंगे? इकोनॉमी बोलेंगे, अर्थव्यवस्था बोलेंगे। लेकिन जब इसे केवल जब किसी किताब में, किसी शास्त्र में पढ़ेंगे तो इसे क्या बोलेंगे? अर्थशास्त्र बोलेंगे, इकोनॉमिक्स बोलेंगे। देखो नोट करके यहाँ देखो लिखा हुआ है, इसको हम लोग गौर से देखो, यहाँ पर इसे आप लोग गौर से देखो। इसे हमें पाठ्यक्रम के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था ही पढ़ना है। हमें पाठ्यक्रम का इंग्लिश होता है सिलेबस, तो हमें सिलेबस के अनुसार, है ना, अकॉर्डिंग टू सिलेबस वी आर स्टडी ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हमें क्या पढ़ना है? देखो हमें पाठ्यक्रम के अनुसार केवल भारतीय अर्थव्यवस्था ही पढ़ना है। क्योंकि सर आप बता रहे भारतीय अर्थव्यवस्था ही पढ़ना है, लेकिन यहाँ तो इकोनॉमिक्स में लिखा था। इकोनॉमिक्स हमें कहाँ पढ़ा जाता है? तो देखो अब कांस्टेबल से लेकर के यूपीएससी मेंस या इंटरव्यू तक पढ़ाई करो, इकोनॉमिक्स का चर्चा कहीं आएगा ही नहीं आएगा। अब कांस्टेबल समझ रहे, कांस्टेबल से लेकर के यूपीएससी प्रीलिम्स से लेकर के इंटरव्यू तक पढ़ाई करोगे तो कहीं भी इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना नहीं है। तो केवल पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी ही पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था ही पढ़ना है। लेकिन जब बात आती है इकोनॉमिक्स की तो यूपीएससी में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना पड़ता है,
है ना, ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना पड़ता है, वहां केवल इकोनॉमिक्स आपको पढ़ा जाता है। इकोनॉमिक्स का केवल चर्चा किया जाता है यूपीएससी प्रीलिम्स में हो गया, या किसी स्टेट पीसीएस, जो स्टेट पीसीएस होता है जैसे बीपीएससी हो गया, एमपी पीसीएस हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, जेपी पीसीएस हो गया, है ना। तो जहां पीसीएस स्टेट पीसीएस कमीशन लेवल का सिविल सर्विसेज का जहां एग्जाम होता है, तो वहां पर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना पड़ता है। ऑप्शनल बोले तो वैकल्पिक सब्जेक्ट लेना पड़ता है, वैकल्पिक विषय लेना पड़ता है। तो वहां अर्थशास्त्र पढ़ा जाता है, इकोनॉमिक्स पढ़ा जाता है, और ये अर्थशास्त्र काफी गहराई से पढ़ा जाता है ना। इसमें सैद्धांतिक नियमों का केवल वर्णन होता है। लेकिन जब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की, इकोनॉमी की बात करते हैं, तो इन्हीं सिद्धांतों नियमों को व्यवहारिक प्रयोग किया जाता है, प्रैक्टिकल यूज किया जाता है। तो आई थिंक इस एग्जांपल के माध्यम से, इस डेफिनेशन के माध्यम से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं और अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। और हमें पढ़ना क्या, तो हमें पढ़ना इकोनॉमी पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ना। और याद रखना, इकोनॉमी कहाँ की इकोनॉमी, इकोनॉमी पढ़, अर्थव्यवस्था पढ़, कहाँ की इकोनॉमी, चाइना की, श्रीलंका की, पाकिस्तान की, म्यांमार की, थाईलैंड, कहाँ की पढ़ रहे हो आप? हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। अर्थात हम क्या बोलेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था। ये अपने आप में, यहाँ एक नोट करके लिख लेना, अर्थव्यवस्था अपने आप में एक अधूरा शब्द है, अपूर्ण शब्द है। इसके लिए कंप्लीट करने के लिए इसके आगे किसी खास क्षेत्र विशेष का नाम लगाना पड़ता है। इसलिए हम बोलेंगे अर्थव्यवस्था की जगह हम क्या बोलेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था। कोई बोले क्या पढ़ रहे हो, अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हो, तो ये बोलना उचित नहीं होगा। हम क्या बोलेंगे, हम भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं, ये भारत की अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं, है ना। भारत की अर्थव्यवस्था पढ़ रही है, भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं। तो हमें पाठ्यक्रम के अनुसार क्या पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है। देखो अब आगे बढ़ते हैं। देखो अर्थशास्त्र की शाखा है। देखो पढ़ना तो केवल हमें भारतीय अर्थव्यवस्था ही पढ़ना है, लेकिन अर्थशास्त्र से संबंधित, जैसे हम अर्थशास्त्र की जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देखा और इसके क्या ब्रांचेस है उसको हम समझ लेंगे। उसके बाद हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे। तो देखो अर्थशास्त्र की शाखा है ना, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमीज, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमी, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। देखो इसके दो ब्रांच है, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र हो गया, एक हो गया व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र हो गया, एक समष्टि अर्थशास्त्र हो गया। इसको इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्पेलिंग याद कर लेना, इसको बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स याद कर लेना। व्यष्टि अर्थशास्त्र हो गया, एक समष्टि अर्थशास्त्र हो गया। अब इसके डेफिनेशन ये कहता क्या, इकाई के रूप में आर्थिक गतिविधि का मतलब आपको समझाई दिया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जहां धन से संबंधित क्रियाकलाप हो, जहां धन से संबंधित गतिविधियां हो, है ना, जहां धन से संबंधित गतिविधियां हो, एक्टिविटीज हो, उसे हम बोलेंगे आर्थिक गतिविधि कहेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहेंगे। तो जहां इकाई के रूप में, यूनिट के रूप में, इकाई के रूप में आर्थिक गतिविधि होती हो, उसे हम क्या बोलेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र। ये होगी किताबी भाषा। घबराओ मत, मैंने क्या आप लोगों से वादा किया कि इकोनॉमी में ऐसा कोई सा सिंगल ऐसा शब्द नहीं बचेगा, ऐसा कोई सा सिंगल कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा जो आपको समझ नहीं आएगा। आप जिज्ञासु प्लेटफॉर्म पे आओ, अब विश्वास कीजिए, अब एटलीस्ट मेरा विश्वास कीजिए, मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, इकोनॉमी से संबंधित ऐसा कोई सा कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा। यहाँ केवल किताबी भाषा नहीं, जैसे मैंने आपको पढ़ाया इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है, मैंने एग्जाम्पल बताया ना कि कैसे हम, जैसे इधर मैंने आपको एग्जांपल बताने की कोशिश किया था कि कैसे, है ना, कैसे इसको हम सैद्धांतिक नियमों केवल शास्त्रों में देखते हैं, पढ़ते तो उसे अर्थशास्त्र कहते हैं, और व्यवहारिक प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। तो जैसे मैंने इधर एग्जांपल बताया, वैसे मैं इधर समझाने की कोशिश करूंगा कि इकाई के रूप में आर्थिक गतिविधि जब होती है तो कैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। तो इसका मैं व्यवहारिक अपना बढ़िया से एग्जाम्पल दूंगा। अब बस खाली अभी याद डेफिनेशन को देखिए। तो समष्टि अर्थशास्त्र, समस्त आर्थिक गतिविधियां, समस्त, है ना, कंप्लीट इकोनॉमिक एक्टिविटीज का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। जब हम समस्त आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं तो अर्थशास्त्र कहलाता है। तो ये अर्थशास्त्र जो आर्थिक गतिविधि, इसका तो मतलब समझ में आ ही गया होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो यहाँ यूनिट की बात कर रहा है, इकाई की बात कर रहा है, मतलब एक व्यक्ति की बात कर रहा है, एक यूनिट की बात कर रहा है। लेकिन जब यहाँ बात कर रहा है समस्त, है ना, कंप्लीट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, संपूर्ण आर्थिक एक्टिविटीज की बात कर रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे समष्टि अर्थशास्त्र। फॉर एग्जांपल अध्ययन, यहाँ अध्ययन व्यक्तिगत स्तर पर होता है, किसी खास व्यक्ति के स्तर पर होता है। लेकिन जब यहाँ बात करते हैं अध्ययन सामूहिक स्तर पर होता है, सामूहिक स्तर पर होता है, और वो समूह कितना भी बड़ा हो सकता है ना, उसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती, अनंत समूह हो सकता है। तो यहाँ देखें अध्ययन व्यक्तिगत स्तर पर होता है, लेकिन जब यहाँ देखते हैं अध्ययन एक सामूहिक स्तर पर होता है। और इसमें देखते हैं, इसमें मांग, हाँ, इसमें हम मांग के बारे में पढ़ते हैं, आपूर्ति के बारे में पढ़ते हैं। व्यक्ति क्या है, मतलब प्रति व्यक्ति क्या है, मतलब किसी खास एक व्यक्ति की आय कितनी हो सकती है, पर कैपिटल इनकम की बात करते हैं। लेकिन जब यहाँ बात करते हैं तो एक नेशनल इनकम, एक राष्ट्र का क्या आय हो सकता है, राष्ट्रीय आय क्या हो सकता है, समझ रहे हो। मतलब एक तरफ देख रहे हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र की, जब यही एग्जांपल है, इसी एग्जांपल के माध्यम से आपको ये डेफिनेशन समझ में आएगा कि इकाई, आखिर ये इकाई क्या है, किसके बारे में बात कर रहा है। तो इकाई के रूप में आर्थिक गतिविधि, अर्थात जो मांग कर रहा है, मतलब जो डिमांड कर रहा है, उधर से जो डिमांड किया कि मुझे फलाने कलम चाहिए, 20 रुपए कीमत है, वो उधर से खरीदने आया तो ये डिमांड किया कि भाई मुझे ये कलम चाहिए, और इसने क्या कि आपूर्ति, मतलब सप्लाई किया कि ले जा भाई तू ले जा, बोले जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। तो यहाँ से क्या किया, मांग किया,
उससे सिमरन की मांग किया और इधर से सप्लाई किया, तो जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। तो इधर से मांग किया, डिमांड किया, इधर से क्या किया, सप्लाई किया। तो इधर जो इंग्लिश हो गया डिमांड, रिमांड नहीं, रिमांड एक अलग शब्द होता है जो मैं पॉलिटी में पढ़ाऊंगा। भाई रिमांड बहुत खराब चीज होता है जो पुलिस पकड़ के लेके जाती है। रिमांड में मौलिक अधिकार में बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा रिमांड क्या होता है। लेकिन यहाँ गलती मत करना, यहाँ लिखना डिमांड। डिमांड मिस होता है मांग। एक हो गया आपूर्ति, आपूर्ति मिस हो गया सप्लाई। सप्लाई, सप्लाई मिस सप्लाई करना, देना। तो फॉर एग्जांपल उधर से डिमांड किया, मांगा, और इधर से दुकानदार ने, ये शॉपकीपर ने, या कुछ मैन्युफैक्चरिंग ने या डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, सप्लाई किया। जिस वस्तु की, जिस प्रोडक्ट की, वस्तु या सेवा की उधर से मांग किया और इधर से क्या किया, सप्लाई किया। उधर से किसी चीज की मांग किया, फॉर मांग कुछ भी हो सकता है, एक कलम हो सकता है, कॉपी हो सकता है, किताब हो सकता है, कोई सर्विस हो सकती है, किसी चीज की उधर से मांग किया गया, इधर से सप्लाई किया गया। और ये जो क्रिया हो रही है वो किसी एक व्यक्तिगत स्तर पर हो रही है, किसी एक व्यक्तिगत स्तर पर हो रही है। और यहाँ हम बात करते हैं व्यक्ति की, व्यक्तिगत आय, है ना, व्यक्ति की आय, पर कैपिटल इनकम। यहाँ बात की जाती है पर कैपिटल इनकम, मतलब कि एक किसी खास क्षेत्र में, किसी खास देश में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उन सभी व्यक्तियों में एक व्यक्ति की आय कितनी है, इनकम कितनी है। तो जब भी व्यष्टि अर्थशास्त्र की हम बात करते हैं तो इकाई का मतलब एक, किसी एक खास व्यक्ति के बारे में बात किया जा रहा है, किसी एक खास मांग की बात की जा रही है, किसी एक खास सप्लाई के बारे में बात किया जा रहा है, किसी खास मांग के मतलब एक पेन की मांग की जा रहा है। तो ये पेन हो गया, ये क्या हो गया, एक पेन की मांग किया जा रहा है, तो किसमें चला जाएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। और एक पेन की सप्लाई किया, एक पेन की मांग किया, मतलब पेन की मांग कर रहा है उधर से, है ना, कोई भी पर्सन मांग कर रहा है, डिमांड कर रहा है, और जैसे सप्लाई किया, तो डिमांड किया और सप्लाई किया, तो ये कहाँ चल जाएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र में, इकाई के रूप में। मतलब किसी एक कोई एक व्यक्ति मांग कर रहा है, एक पेन की मांग कर रहा है और एक पेन को सप्लाई कर रहा है, तो हम क्या बोल रहे हैं, इकाई के रूप। इकाई बोले तो यूनिट, देखो बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से। और व्यक्ति की आय यहाँ बात कर रहा है, यहाँ व्यक्ति की आय बात कर रहा है, मतलब कि एक किसी खास व्यक्ति की आय कितना हो सकता है, पर कैपिटल इनकम। एक देश के अंदर बहुत सारे व्यक्ति है, तो सारे व्यक्ति की इनकम नहीं है, एक राष्ट्र लेवल की इनकम नहीं, किसी एक खास व्यक्ति की इनकम क्या हो सकती है। जब इस विषय के बारे में अध्ययन करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, ये एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये एक व्यष्टि अर्थशास्त्र है। व्यष्टि अर्थशास्त्र बोले तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इंग्लिश में, जहां इकाई के रूप में आर्थिक गतिविधि, किस चीज के अध्ययन करते हैं, आर्थिक गतिविधि, है ना, आर्थिक मतलब धन से संबंधित एक्टिविटी। जब इस चीज के बारे में अध्ययन करते हैं इकाई के रूप में, तब बोलेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र। जब इसके विपरीत समष्टि अर्थशास्त्र को देखते हैं तो समस्त आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। इसका अध्ययन सामूहिक स्तर पर होता है, इसका अध्ययन सामूहिक स्तर पर होता है। जब कुल मांग समझ, जैसे पेन हो गया, कलम हो गया, कॉपी हो गया, किताब हो गया, सर्विस हो गई, तमाम प्रकार की चीजें मांग की जा रहा है, तमाम प्रकार की चीजें मांग की जा रहा है, तमाम प्रकार जितनी भी मांग की जा रहा है उतना तमाम प्रकार की चीजें सप्लाई किया जा रहा है, अर्थात आपूर्ति की जा रही है, उसकी पूर्ति की जा रही है। देखो मांग किया, तमाम प्रकार की चीजें, अनेक प्रकार की चीजें मांग किया जा रहा है। तो जहां हमने शब्द दिया कुल मांग, जब कुल मांग किया जा रहा है और कुल आपूर्ति, अर्थात इसको इंग्लिश में बोला जाता है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड, इसको एग्रीगेट डिमांड बोलेंगे और इसको एग्रीगेट सप्लाई बोलेंगे। इसको लिख लेना सप्लाई। आपूर्ति का इंग्लिश हो गया सप्लाई, मांग का हो गया इंग्लिश डिमांड। अब कुल यहाँ एग्रीगेट शब्द प्रयोग किया गया, एग्रीगेट, यहाँ लिखना एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। तो कुल मांग एग्रीगेट डिमांड, कुल आपूर्ति एग्रीगेट सप्लाई। तो जहां कुल मांग किया जा रहा है, कॉपी की, कलम की, किताब, तमाम प्रकार की चीजें मांग की जा रही है, तमाम प्रकार की चीजें का डिमांड किया जा रहा है और उसकी आपूर्ति की जा रही है, अर्थात सप्लाई की जा रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र। ये तमाम प्रकार की चीजें का अध्ययन जब हम करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र। किसके अंतर्गत आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंग्लिश में बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, हिंदी में कहता है समष्टि अर्थशास्त्र। जहाँ समस्त आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र कराता है। यहाँ आय की बात की जाती है, लेकिन किसी खास व्यक्ति की आय की नहीं, एक राष्ट्रीय लेवल की आय की बात करें, सभी व्यक्तियों की आय के बारे में बात की जाती है, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय इनकम, है ना, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय आय। तो जहां राष्ट्रीय आय की बात करते हैं अर्थात संपूर्ण व्यक्तियों की आय, तो कहां चला जाएगा, समस्त, कहां चला जाएगा, समस्त आर्थिक गतिविधि में चला जाएगा, अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र में चला जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में चला जाएगा। लेकिन किसी खास व्यक्ति की आय, पर कैपिटल इनकम की बात की जाती है, किसी खास आपूर्ति के बारे में बात की जाती है, एक यूनिट के बारे में बात की जाती है, तो हम क्या बोलेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो आई थिंक व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या मेजर डिफरेंस है, मुख्य क्या डिफरेंस है। हम लोगों को इसमें स्पेशलिस्ट नहीं होना है, क्योंकि हमारा सिलेबस नहीं, अर्थशास्त्र का सिलेबस नहीं है। जो लेकिन बेसिक जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए, समझ होना चाहिए कि देखो जैसे इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स हम लोगों ने जैसे डिफरेंस देखा, इकोनॉमिक्स हम केवल सिद्धांतों को पढ़ते हैं और इकोनॉमी में उसी सिद्धांतों को हम व्यवहारिक रूप से हम अध्ययन करते हैं, एक प्रैक्टिकल रूप में अध्ययन करते हैं, उसका प्रयोग करके हम अध्ययन करते हैं। तो हमने जैसे इन दोनों में डिफरेंस देखा, तो ये भी तो हमारा फर्ज बनता है कि अर्थशास्त्र की कितनी शाखाएं होती है, तो 2 शाखा तो पढ़ लेना चाहिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है और समष्टि अर्थशास्त्र होता है। एटलीस्ट इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों की क्या डेफिनेशन, इतना तो आप लोगों को पता होनी चाहिए, भले हमारे सिलेबस में ना हो, लेकिन इन दोनों की क्या डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों की डेफिनेशन क्या है, इतना तो समझ होना चाहिए।
तो अर्थशास्त्र के हम लोगों ने देखा, अर्थशास्त्र की शाखाओं के बारे में देखा कि 2 शाखाओं में बटा हुआ है, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, दोनों में क्या डिफरेंस है, तो हम इसमें क्या पढ़ते हैं और इसमें क्या पढ़ते हैं। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो देखो फिर से आते हैं अपने सिलेबस में। तो हमारा सिलेबस क्या कहते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था। तो हमें इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना, तो इसको खट्टा मार दीजिए, दिमाग से हटा दीजिए कि इकोनॉमिक्स हमको पढ़ना नहीं है। इवन आप यूपीएससी प्रीलिम्स या मेंस की तैयारी कर रहे हो, आप सिलेबस जाकर देखना, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के देखना, इकोनॉमिक्स हमको पढ़ना ही नहीं है। अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट लेकर पढ़ रहे हो तो ही आपको पढ़ना पड़ सकता है, अन्यथा कहीं आपका सिलेबस है ही नहीं। जब सिलेबस ही नहीं है तो इसको गोली मार के साइड करो, हटाओ इसको। तो हमें क्या पढ़ना, इकोनॉमी पढ़ना। और इकोनॉमी अपने आप में एक अधूरा शब्द है, इसके आगे भारतीय लगाना बहुत जरूरी है। तो हम क्या पढ़ेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था अर्थात इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो हमारा ये पहला चैप्टर हुआ, फर्स्ट चैप्टर, पहला चैप्टर। तो हमारे प्रथम चैप्टर में हम लोग जो भी टॉपिक कवर करने वाले उस टॉपिक के बारे में यहाँ लिख दिया। तो देखो हम लोग पहले पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था में क्या डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस के बारे में देखेंगे। हालांकि इसके बारे में हम लोगों ने देख ही लिया कि अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में क्या डिफरेंस है, और इसके जो सटीक डेफिनेशन, केवल डेफिनेशन को ही देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के कारक। जैसे मैंने आपको पॉलिटी में पढ़ाया, राज्य के 4 तत्व होते हैं। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि राज्य के कितने तत्व होते हैं और कौन कौन से तत्व होते हैं। तो राज्य के 4 तत्व होते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। उसी प्रकार हम लोग पढ़ेंगे उत्पादन के कारक। तो उत्पादन के भी 4 कारक होते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो उत्पादन के भी 4 कारक होते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, है ना, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के प्रकार देखेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आय का चक्रीय प्रवाह, है ना, आय का चक्रीय प्रवाह। उसके बाद देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। इसको इंग्लिश में देखो, ये जो शब्द लिखा हुआ कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो हमारा ये टॉपिक था, पहला चैप्टर का टॉपिक था। तो हम लोग केवल इसको देखेंगे, इसके इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो हम लोग डिफरेंस तो देख ही लिया। अब इसका जो डेफिनेशन हो सकता है, जो सटीक डेफिनेशन हो सकता है, वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट में आएंगे, सेकंड टॉपिक में आएंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं इकोनॉमिक्स इकोनॉमी की डेफिनेशन क्या हो सकती है, सटीक डेफिनेशन क्या हो सकती है। देखो अर्थशास्त्र उन सिद्धांतों का संग्रह समूह है। अर्थशास्त्र देखो यहाँ अर्थशास्त्र उन सिद्धांतों का संग्रह या समूह है, एक प्रकार से सिद्धांतों का, थ्योरी का कलेक्शन है। तो क्या कलेक्शन, जिनका प्रयोग करके दुर्लभ से दुर्लभ, अर्थात यहाँ दुर्लभ से दुर्लभ की जगह आप लिख सकते हो न्यूनतम से न्यूनतम, जो लिखना आप समझने की कोशिश कीजिए। तो मैंने आपके क्या, इकोनॉमिक्स देखो, भले ही स्टूडेंट के बीच में ये अफवाह फैला कि इकोनॉमिक्स नहीं इकोनॉमी, तो इकोनॉमी बहुत हार्ड विषय है। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास मैसेज करके बोलते हैं कि सर ये इकोनॉमी बहुत हार्ड विषय है, बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट आते हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं जो समझ ही नहीं आता। लेकिन विश्वास कीजिए, आप जिज्ञांतु प्लेटफॉर्म पर आए हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो जीएस कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं अभी इकोनॉमी पढ़ा रहा हूँ तो इकोनॉमी की बात करूँ। इकोनॉमी का ऐसा कोई सा कॉन्सेप्ट नहीं छूटे, कोई सा शब्द नहीं छूटेगा जो आपको समझ नहीं आएगा। ये मैंने आपको पहले ही वादा कर चुका। देखो उन सिद्धांतों का संग्रह या समूह है जिनका प्रयोग करके दुर्लभ से दुर्लभ अर्थात न्यूनतम से न्यूनतम संसाधनों का उपयोग किया जाता है। अब देखो यहाँ शब्द आया, पहले इस शब्द को क्लियर करो। संसाधन क्या है, तो हर एक वो वस्तु जो हमारे लिए उपयोगी है ना, हमारे लिए जरूरी है, वो एक संसाधन है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पेन को लिख रहा हूँ, है ना, इसकी सहायता से मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ आपको, तो इसका उपयोग है मेरे लिए, इसका यूज है मेरे लिए, अर्थात ये भी एक संसाधन है, फॉर एग्जाम्पल एक कोयला है ना, कोयला है या लकड़ी है, कोई भी संसाधन पकड़ लीजिए, कोई भी आपके मन में जो भी शब्द आता है पकड़ लीजिए, क्या उसका उपयोग क्या मानव के लिए है? अगर मानव के लिए है, आपके लिए, तो वो क्या है, संसाधन है। बस इतना याद रखिए। जब संसाधन में पढ़ाऊंगा तो अच्छे से पढ़ाऊंगा। ज्योग्राफी में हमको नहीं जाना, इकोनॉमी में मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इकोनॉमी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन में बता रहा हूँ कि हर एक वो चीज जो आपके लिए उपयोगी है, जो आपके उपयोग में आता है, वो एक संसाधन है। तो उन सिद्धांतों का संग्रह, अर्थशास्त्र उन नियमों और कानूनों का संग्रह है, उन सिद्धांतों का संग्रह, कलेक्शन है, जिनका प्रयोग करके न्यूनतम से न्यूनतम अर्थात दुर्लभ से दुर्लभ संसाधनों का उपयोग किया जाता है। इस डेफिनेशन का मैं प्रैक्टिकल उपयोग भी बताऊंगा, प्रैक्टिकल यूज भी बताऊंगा, है ना। एग्जांपल बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। पहले आप देखिए डेफिनेशन को समझने की कोशिश कीजिए। उन सिद्धांतों का संग्रह या समूह जिनका प्रयोग कर ले दुर्लभ से दुर्लभ संसाधनों का उपयोग किया जाता है। इससे नागरिकों का अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है, इससे सेटिस्फेक्शन प्राप्त होती है, अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है, साथ ही साथ लोक कल्याण भी होता है। जिस प्रकार मैंने संविधान जब पढ़ा रहा था, पॉलिटी पढ़ा रहा था, तो मैंने क्या बताया कि वैसे नियम कानून बनाना व्यर्थ होगा जो समाज के लिए कल्याण हो। जब समाज के लिए कल्याण ही नहीं हो रहा तो हमें नियम कानून वैसे क्यों बनाना चाहिए? उसी प्रकार इकोनॉमी में जब कोई भी जो सिद्धांत बनाए जाते हैं, उन सिद्धांतों का जब कलेक्शन होता है जिनका प्रयोग करके दुर्लभ से दुर्लभ संसाधनों का उपयोग किया जाता है, इससे नागरिकों को अधिकतम संतुष्टि तो होती ही होती है, साथ ही साथ लोक कल्याण भी होता है। आई बात समझ? तो इससे लोक कल्याण भी होता है। लेकिन देखते हैं, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा भारत देश है, भारत देश है। अब देखो यहाँ एक राज्य है, झारखंड राज्य। अब झारखंड राज्य से कोयला का उत्पादन किया जा रहा है, अब देखो इसको समझने की कोशिश करो। तो
जनसंख्या क्या है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, क्या कोई क्षेत्र बढ़ेगा? जो झारखंड का जो एरिया है, जो उसका ज्योग्राफिकल एरिया, जो भूभाग है उसका, तो वो क्षेत्र बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। जब क्षेत्र नहीं बढ़ेगा तो जो कोयला निकल रहा है उसी क्षेत्र से ही निकलेगा, अर्थात उसका क्षेत्र बढ़ने वाला नहीं है। पॉपुलेशन भले ही बढ़ जाए, लेकिन क्या क्षेत्र बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो वो एक प्रकार से क्या है, सीमित संसाधन है, लिमिट रिसोर्सेज है। क्या सीमित संसाधन है? फॉर एग्जाम्पल आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि एक ये क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र, इसमें पॉपुलेशन आज 4 करोड़ है, 4 करोड़ की पॉपुलेशन आबादी। कल को हो सकता है या परसों हो सकता है, या फिर समझ लीजिए 5 वर्षों के बाद समझने की कोशिश कीजिए, 5 वर्षों के बाद ये 4 करोड़ बदल कर 6 करोड़ हो जाए, ये 7 करोड़ हो जाए, इवन ये 8 करोड़ भी हो सकता है, दुगना भी हो सकता है। तो पॉपुलेशन बढ़ सकता है, ये संभव है। क्या ये क्षेत्रफल बढ़ सकता है? जी बिल्कुल नहीं, क्षेत्रफल बिल्कुल नहीं बढ़ सकता। और इसी क्षेत्रफल से कोयला का उत्पादन किया जा रहा है। तो कहने का मतलब जो संसाधन का जो उत्पादन किया जा रहा है, जो रिसोर्सेज का जो उत्पादन किया जा रहा है, वो लिमिटेड है। लिमिटेड है इसका मतलब वो क्या है? न्यूनतम है, अधिकतम नहीं है, न्यूनतम है। तो उसी के लिए मैंने ये शब्द प्रयोग किया, जिनका प्रयोग करके दुर्लभ से दुर्लभ, अर्थात न्यूनतम से न्यूनतम, जितना कम से कम जो संसाधन है, उस संसाधनों का उपयोग किया जाता है, उससे नागरिकों को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। मतलब संतुष्टि प्राप्त होती है, इसका मतलब समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, जैसे प्रकार आपके घर में 4 रोटी है और खाने वाले 5 लोग हैं, तब क्या करते हो? उसी 4 रोटी को, जिसको ज्यादा भूख है उसको 2 रोटी दे दी, जिसको कम भूख है 1 रोटी दे दी, जिसको हल्का फुल्का भूख है हाफ रोटी मतलब आधा रोटी दे दी। तो आप लोगों ने क्या किया? मैनेज किया। क्या किया? मैनेज। तो न्यूनतम संसाधन, आपके पास कम से कम संसाधन थी, रोटियां कम थी, खाने वाले व्यक्ति ज्यादा थे। तो इस प्रकार से आपने मैनेज किया, इस प्रकार से आपने उस रोटी को बांटा कि अधिकतम से अधिकतम लोगों के पास मिल गया, अधिकतम लोगों के पास वो रोटी पहुंच गई, और उन्हें लोगों को संतुष्टि प्राप्त हुई। चलो मेरा एटलीस्ट भूख तो नहीं मिटा, लेकिन अंतरात्मा को संतुष्टि तो मिली, है ना? भूख तो नहीं मिटी लेकिन संतुष्टि तो मिली। तो वहां क्या है, देखो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है, तो जिनका प्रयोग करके दुर्लभ से दुर्लभ, अर्थात न्यूनतम से न्यूनतम जो संसाधन है उसका उपयोग करके इससे नागरिकों को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है, साथ ही साथ उनका लोक कल्याण भी होता है। तो इस डेफिनेशन का मतलब देखो यहाँ पर लिखा अधिकतम संतुष्टि। अब देखो, न्यूनतम संसाधन से कुछ इस प्रकार से आवंटित कर दिया जाए, कुछ इस प्रकार से लोगों तक पहुंचा दिया जाए ताकि उन्हें संतुष्टि प्राप्त हो, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो, साथ ही साथ लोक कल्याण भी हो, इसमें साथ लोक कल्याण भी होना चाहिए। तो आई बात समझ में? तो हमारे देश में देखो, हमारी जो कंट्री है, हमारे देश में जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज है, एक न्यूनतम है, दुर्लभ से दुर्लभ है, न्यूनतम है, उसे हम बढ़ा नहीं सकते। जिस प्रकार पॉपुलेशन बढ़ सकती है लेकिन संसाधन नहीं बढ़ सकते, तो संसाधन एक प्रकार से न्यूनतम है, उसी न्यूनतम संसाधन को नागरिकों तक कुछ इस प्रकार से आवंटित कर दिया जाए, कुछ इस प्रकार से सौंप दिया जाए, जिससे अधिकतम लोगों का कल्याण होता ही होता है, साथ ही साथ उन अधिकतम लोगों का संतुष्टि प्राप्त हो, इससे नागरिकों को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो, साथ ही साथ उनका लोक कल्याण भी हो। तो इस एग्जांपल के माध्यम से, इस प्रैक्टिकल एग्जांपल के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि इस डेफिनेशन, ये डेफिनेशन कहना क्या चाहता है, ये परिभाषा आपको क्या समझाना चाहता है। तो देखो, अर्थशास्त्र धन की एक सैद्धांतिक अध्ययन है, केवल एक थ्योरेटिकल स्टडी है। क्या है थ्योरेटिकल स्टडी? इसको इंग्लिश में लिखने की कोशिश करो, इकोनॉमिक्स इज थ्योरेटिकल स्टडी ऑफ मनी। अब बताओ, मैंने ये डेफिनेशन आपको पढ़ाया कि सिद्धांतों को, जिनका दुर्लभ से दुर्लभ संसाधन का उपयोग, जिससे नागरिक को अधिकतम, जो कोई भी संसाधन आप उपयोग करोगे, कोई भी संसाधन आप खरीदोगे जो आपके लिए जरूरी है, खरीदोगे, उसे प्राप्त करोगे, तो क्या उसमें धन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? धन की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए बोला गया इकोनॉमिक्स इज अ थ्योरेटिकल स्टडी ऑफ मनी, धन का सैद्धांतिक अध्ययन है, इसीलिए अर्थशास्त्र धन का विज्ञान कहा गया। इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ मनी, इंग्लिश में लिख लेना ब्रैकेट में कर करके। तो आई थिंक अर्थशास्त्र जो इकोनॉमिक्स है, इसका डेफिनेशन आपको पता चल गया। अब देखते हैं अर्थव्यवस्था, इसको इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमी। हमें पढ़ना क्या? इसी इकोनॉमी को पढ़ना, हमें इसी इकोनॉमी को पढ़ना। तो देखो, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो किसी विशेष क्षेत्र में, देखो किसी खास क्षेत्र की बात किया जा रहा है, तो किसी विशेष क्षेत्र, मैंने आपको पहले ही बताया कि इकोनॉमी अपने आप में एक अधूरा शब्द है, इसके पहले कोई ना कोई एक विशेष क्षेत्र लगाना बहुत जरूरी है, तभी तो पता चले कि आप इकोनॉमी, कहाँ की इकोनॉमी बात कर रहे हो। तो इसी प्रकार किसी विशेष क्षेत्र में सीमित संसाधन, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज, मैंने यहाँ क्या बोला, दुर्लभ से दुर्लभ, न्यूनतम से न्यूनतम संसाधन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ भी किसी क्षेत्र में सीमित संसाधन, लिमिटेड रिसोर्सेज, इंग्लिश में कहते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज, किसी विशेष क्षेत्र में लिमिटेड रिसोर्सेज, सीमित संसाधनों को नागरिकों तक कुछ इस प्रकार आवंटन या प्रबंधन कर दिया जाए, मतलब कुछ इस प्रकार से मैनेजमेंट कर दिया जाए, कुछ इस प्रकार से मैनेज कर दिया जाए जहां अधिकतम लोगों का सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण हो सके। जिस प्रकार से मैंने एग्जांपल दिया कि घर में 4 रोटी हो, खाने वाले 5 मेंबर हो, तो सीमित संसाधन है, लेकिन खाने वाले व्यक्ति 5 लोग हैं, ज्यादा लोग हैं, कंज्यूम करने वाले, यूज करने वाले व्यक्ति ज्यादा है, संसाधन कम है।
तो इन्हीं कम संसाधन को, सीमित संसाधन को कुछ इस प्रकार से आवंटित कर दिया जाए, या वो 4 रोटी को 5 व्यक्ति में कुछ इस प्रकार से मैनेज कर दिया जाए। इस बार बोलते हो ना कि भाई 4 रोटी है, 5 खाने वाले मेंबर 5 मेंबर, तो मैनेज कर लो, किसी भी तरीके से खाना बन जाएगा शाम को, मैनेज कर लो। जैसे आप लोग लॉज में रहते हो तो एटलीस्ट आप जैसे अपने 4 रोटी खाते हो, 5 रोटी खाते हो, एटलीस्ट 4 से 5 रोटी खाते हो। तो कोई अगर नया दोस्त आ जाता है तो क्या करते हो भाई, शाम को खाना बनाएंगे, अभी हम लोग मैनेज कर लेते हैं, 5 रोटी 2.5 रोटी तुम खा लो, 2.5 रोटी हम खा लेते हैं, 4 रोटी 2 रोटी तुम खा लो, 2 रोटी हम खा लो। तो आप लोगों ने क्या किया, मैनेज तो ही किया। तो ये डेफिनेशन क्या कर कि सीमित संसाधनों को नागरिकों को कुछ इस प्रकार से आवंटन या प्रबंधन किया जाए। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया घर का, घर में 4 रोटी खाने वाला 5 मेंबर, तो क्या करते हो, मैनेज करते हो। तो वही आपका यही डेफिनेशन आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि सीमित संसाधनों को नागरिकों तक कुछ इस प्रकार से मैनेज कर दिया जाए जहां अधिकतम लोगों का सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण हो। भाई इकोनॉमी पढ़ रहे हो तो वहां आर्थिक कल्याण तो आना ही आना चाहिए, सामाजिक कल्याण तो हो ही होगा, लेकिन आर्थिक कल्याण भी होना चाहिए। आर्थिक मीन्स धन रुपया, उसी से संबंधित होना चाहिए। आर्थिक कल्याण भी होना चाहिए, अर्थात धन का कल्याण भी होना चाहिए। तो इससे अधिकतम लोगों को सामाजिक और आर्थिक कल्याण हो सके, तथा इस संपूर्ण प्रक्रिया में धन की मुख्य भूमिका होती है। धन की मुख्य भूमिका होती है, बिना धन के कोई संभव नहीं हो सकते कि आर्थिक एक्टिविटी हो सके, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सके। फॉर एग्जांपल जैसे आपने बताया, जैसे इस डेफिनेशन के माध्यम से आपको समझने की कोशिश किया, किसी विशेष क्षेत्र में सीमित संसाधनों को नागरिकों तक कुछ इस प्रकार से मैनेजमेंट किया। अब देखो सीमित संसाधन है, अर्थात कोई संसाधन आप उपयोग कर रहे हो, इवन आप रोटी जो भोजन खाना खा रहे हो, तो क्या भोजन फ्री में आता है, क्या फ्री में आता है भोजन? फॉर एग्जांपल मैं पेन से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग कॉपी में नोट्स बना, बुक को परचेस करते हो, खरीदते हो, पेन को खरीदते हो, क्या वो फ्री में आ जाता है? तो इसके लिए क्या चाहिए, धन चाहिए, रुपये पैसा चाहिए। तो मैंने क्या बोला, सीमित संसाधनों को उपयोग करने के लिए, देखो सीमित संसाधनों को नागरिकों तक कुछ इस प्रकार से मैनेजमेंट कर दिया जाए, अर्थात कोई भी संसाधन का उपयोग करते हो, कोई वस्तु का उपयोग करते हो, तो उसमें धन की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ डेफिनेशन समझाने की कोशिश कर रहा है, किसी विशेष क्षेत्र में सीमित संसाधनों को नागरिकों तक कुछ इस प्रकार से मैनेजमेंट कर दिया जाए जहां अधिकतम लोगों का सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण हो सके। इस संपूर्ण प्रक्रिया में धन की मुख्य भूमिका होती है। इकोनॉमी पढ़ा रहा हूं तो धन की मुख्य भूमिका हो गई होगी, तो इसमें धन की मुख्य भूमिका होती है। इस प्रकार के व्यवहारिक अध्ययन, इस प्रकार के प्रैक्टिकल स्टडी, व्यवहारिक अध्ययन को हम क्या कहते हैं? जिस प्रकार से मैंने पहले को यहाँ पर बताया था कि देखो क्या बताया था मैंने आपको कि व्यवहारिक प्रयोग किया जाता है। अर्थव्यवस्था में इन्हीं सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रयोग किया जाता है। ये था, मैंने आपको हल्का सा इसके बारे में बताया था। इस शब्द का मतलब क्या, यहाँ डेफिनेशन क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब हम इन सब सिद्धांतों को, सीमित संसाधनों को नागरिकों तक कुछ इस प्रकार से मैनेजमेंट कर दिया जाए या आवंटन कर दिया जाए जहां अधिकतम लोगों का सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण हो सके, इस संपूर्ण प्रक्रिया में धन की मुख्य भूमिका होती है। और ये जब तमाम प्रकार की चीजों का जब हम व्यवहारिक अध्ययन करते हैं, तमाम प्रकार की एक्टिविटीज को जब हम प्रैक्टिकल अध्ययन करते हैं, प्रैक्टिकल स्टडी करते हैं, तब इसे क्या बोलते हैं, इकोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में, अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो आई थिंक इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में डिफरेंस पता चल गया होगा। इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, उधर मैंने बताया था, केवल इतना ही बताया कि इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में केवल सिद्धांत ही लिखा रहता है। उससे वो सिद्धांत एक शास्त्र में, एक किताब में लिखा रहता है। जब उस शास्त्र में लिखे गए सिद्धांतों को केवल अध्ययन करते हैं, केवल है ना, केवल देखते हैं या अध्ययन करते हैं या फिर महसूस करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पहले स्लाइड में देखो, इधर पहले स्लाइड में मैंने आपको पढ़ाया था इधर कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। तो अर्थशास्त्र में केवल सिद्धांतों को पढ़ा जा सकता है या देखा जा सकता है, लेकिन अर्थव्यवस्था उसी सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप में देखा जा सकता है, व्यवहारिक रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो केवल मैंने इधर इतना ही बताया था और इधर मैंने आपको डेफिनेशन बताया। तो आई थिंक ये डेफिनेशन के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि अर्थशास्त्र और इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। और हमें पढ़ना क्या, हमें पढ़ना अर्थव्यवस्था, और अर्थव्यवस्था करके भारतीय लगाना बहुत जरूरी है। तो हमें क्या पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ना है। क्या पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखो नोट करके लिख देना, उपरोक्त परिभाषा, अर्थात जो इधर मैंने परिभाषा बताया, तो उपरोक्त परिभाषा में आर्थिक क्रिया होना अति आवश्यक है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी होना बहुत जरूरी है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी होना बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज रख लीजिए, ताकि एक एक्टिविटी तो होगी नहीं, तो एक्टिविटीज होनी बहुत जरूरी है। कौन सी एक्टिविटी, इकोनॉमिक, आर्थिक एक्टिविटी, मतलब धन से संबंधित एक्टिविटी होनी बहुत जरूरी है। नोट नंबर दूसरा देखिए, अर्थव्यवस्था सब अपूर्ण अधूरी है, इसके आगे क्षेत्र विशेष का नाम होना बहुत जरूरी है। इससे ये पता चलता है कि संसाधन कहाँ का है और कहाँ के लोगों का कल्याण हो रहा है। अब पता चला कि आप इकोनॉमी पढ़ रहे हो, संसाधन भारत का, कल्याण पाकिस्तान हो गया, तो वही दिक्कत वाली बात है ना। अब संसाधन भारत का यूज कर रहे हो, कोयला भारत से निकाल रहे हो, उपयोग कर रहे हो, और कल्याण हो गया पाकिस्तान वाले को। इसीलिए आगे शब्द लगाना बहुत जरूरी है। कहाँ की इकोनॉमी, कहाँ की इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था। तो इसीलिए संसाधन कहाँ के और कहाँ के लोगों का कल्याण हो रहा है, अर्थात अर्थव्यवस्था कहना उचित तब होगा जब भारतीय अर्थव्यवस्था हो। अर्थात इसके आगे किसी खास क्षेत्र का नाम लगाना बहुत जरूरी है, किसी विशेष क्षेत्र का नाम लगाना बहुत जरूरी है। अर्थव्यवस्था पढ़ना अति आवश्यक है। यहाँ देखो ये शब्द गलत लिखा, यहाँ अति ऐसे होगा, अति आवश्यक है। इससे संसाधनों का उचित आवंटन या प्रबंधन करना सीख लेते हैं और आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण भी होता है। तो देखो अर्थव्यवस्था पढ़ना इसलिए नहीं जरूरी है कि हमको सिलेबस के सिलेबस डिमांड कर रही है, हमको एग्जाम में अच्छे नंबर लाना या एग्जाम में सिलेक्शन लेना, किसी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसलिए नहीं पढ़ना। अर्थव्यवस्था पढ़ना अति आवश्यक है क्योंकि इसे संसाधनों को
है ना। कौन सा संसाधन? सीमित संसाधन, सीमित संसाधन, सीमित संसाधन, क्योंकि संसाधन लिमिट है, बढ़ाया नहीं जा सकता। लिमिट संसाधन से, लिमिट रिसोर्सेज से उचित है ना मैनेजमेंट अर्थात आवंटन करना सीख लेते हैं, और इससे हमारा आर्थिक है ना, आर्थिक और इकोनॉमिक और आर्थिक कल्याण भी होता है, आर्थिक और एवं सामाजिक कल्याण भी होता है। फॉर एग्जाम्पल आप इकोनॉमी पढ़ोगे, बोलते कि भाई मैनेज करना, स्टूडेंट लाइफ में मैनेज करना बड़ा जरूरी है। देखो कोई एक स्टूडेंट है, एक लॉज में रह रहा है, किसी के घर से हाँ किसी स्टूडेंट के घर से 5,000 रुपया आ रहा है ना, किसी स्टूडेंट के घर से 5,000 आ रहा है, और किसी स्टूडेंट के घर से 4,000 आ रहा है या 3,000 आ रहा है। तो क्या लगता है, जो 3,000 आ रहा है क्या वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है? क्या वो वहाँ अध्ययन और पढ़ाई नहीं कर पा रहा है? और जिसके घर में 5,000 रुपया आ रहा है क्या वो नहीं पढ़ रहा है? वो भी पढ़ रहा है और ये भी पढ़ रहा है। तो जो जिसके घर पे हाँ जिसके घर से 5,000 रुपया आ रहा है, 5,000 रुपया और जिसके घर से 3,000 रुपया आ रहा है स्टूडेंट के अकाउंट में, तो ये भी सर्वाइव कर रहा है, ये भी पढ़ाई कर रहा है और ये भी पढ़ाई कर रहा है। लेकिन ये क्या कर रहा है? ये मैनेजमेंट कर रहा है, ये पैसों को क्या कर रहा है? मैनेज करके। नहीं भाई पैसा मेरे पास बहुत कम आ रहा है, मानता हूँ उस लड़की के पास, उस स्टूडेंट के पास ज्यादा पैसे आ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा मौज मस्ती कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है, होटल में खाना खा रहा है, मौज मस्ती कर रहा है, पार्टी सार्टी कर रहा है। लेकिन मेरे पास कम पैसे आ रहे हैं, घर से लिमिट आ रहे हैं, पैसे लिमिटेड रिसोर्सेज आ रहे हैं। तो क्या करता है वो स्टूडेंट? मैनेज करता है, वो फालतू जगह पैसा खर्च नहीं करता। और दूसरा एग्जांपल माध्यम से समझने की कोशिश की, जो बिजनेसमैन होते हैं, जो एक्चुअल में बिजनेसमैन होते हैं, वो क्या करते हैं? फालतू जगह पैसे खर्च नहीं करते। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक बुक पढ़ा था, उसका नाम था रिच डैड पुअर डैड। देखो अब बात चर्चा आई है तो मैं उसको तो हल्का से एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि बहुत कम टीचर इसके बारे में अध्ययन एक्सप्लेन कर पाते हैं। देखो जब बात आ गई है तो देखो चर्चा में करता हूँ। रिच डैड पुअर डैड, रिच डैड पुअर डैड, पुअर डैड, ये मैंने किताब काफी आज से 5 साल पहले पढ़ी थी, बहुत अच्छा उसमें बताया गया है। उसमें एक बताया गया है एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में बताया गया है, एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में बताया गया है। लायबिलिटीज, स्पेलिंग देख लेना, बस इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिए। एसेट्स एक लायबिलिटीज के बारे में बताया गया। एसेट्स क्या और लायबिलिटीज क्या है? देखो यही सिद्धांतों का प्रयोग करके आई थिंक मुझे लगता है जो अर्थव्यवस्था पढ़ना अति आवश्यक है। इससे सीमित संसाधन, लिमिट रिसोर्सेज से उचित आवंटन प्रबंधन करना सीख लेते हैं। इससे हमारा आर्थिक और सामाजिक कल्याण होता है। इसी बेसिक थ्योरी को पढ़कर शायद है ना रॉबर्ट क्यूसाकी, उनका लेखक का नाम था रॉबर्ट क्यूसाकी, शायद जो राइटर थे, जो लेखक थे, शायद इसी थ्योरी को पढ़ करके शायद वो बुक लिखे थे, और उस बुक से ये थ्योरी निकल कर आया था कि क्या डिफरेंस है एसेट्स और लायबिलिटी। हालांकि इस बुक के अंदर बहुत चीजों के बारे में बताया गया, लेकिन इसमें से मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। एसेट्स और लायबिलिटीज, इन दोनों में क्या डिफरेंस था, रिच डैड पुअर डैड में बताया गया। तो देखो एसेट्स वो चीज होता है जो जिस पे आप खर्च करते हो, जिस पर आप खर्च करते हो। एक बार आपने खर्च किया तो एक बार खर्च करने के बाद वो एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट बन जाता है। क्या बन जाता है? वो खर्च किया, लेकिन वो एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट बन जाता है, इन्वेस्टमेंट। लेकिन लायबिलिटीज वो होता है जो एक बार आप लोगों ने खर्च किया, एक बार खर्च किया तो खर्च करने के बाद इन्वेस्टमेंट नहीं, वो वेस्टमेंट बन जाता है। क्या बन जाता है? वेस्टमेंट बन जाता है। आप समझने की कोशिश कीजिए, इन्वेस्टमेंट मींस इसको समझने की कोशिश कीजिए। एक बार उस इंसान ने खर्च किया, खर्च करने के बाद जितना उसने एक्स अमाउंट उसने खर्च किया, उसके बाद उसके अकाउंट में पैसा ही पैसा देते जा रहा है। लेकिन एक तरफ उसने जो खर्च किया, खर्च करने के बाद उसके जेब से पैसा निकालता जा रहा है। एक एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। इसने एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया, उतना हटाइए, उसने एक जमीन खरीदा, एक प्रॉपर्टी खरीदा, और उस प्रॉपर्टी के ऊपर उसने एक बिल्डिंग बनाई, 2 फ्लोर का उसने बिल्डिंग बनाई, और उससे जो रेंट उसने एक प्रकार से क्या खर्च किया, इन्वेस्टमेंट किया। तो उसने प्रॉपर्टी खरीदी, एक बिल्डिंग बनाया, और बिल्डिंग के बाद उसने रेंट पे लगा दिया, किसी मॉल को या किसी चीज को रेंट पे दे दिया, वहां रेंट दे दिया। अब रेंट से क्या आ रहा है? उसको पैसा आ रहा है, तो उसने एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर दिया। इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसके अकाउंट में पैसा आ रहा है, तो वो एक प्रकार से क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट बन गया। लेकिन एक तरफ उसने लायबिलिटीज के बारे में क्या बताया? उसने एक कार खरीदा, वरना खरीदा या स्विफ्ट डिजायर खरीदा या स्कॉर्पियो खरीदा, जो समझ लीजिए, एक प्रकार से 4 व्हीलर खरीदा, कार खरीदा। तो इन्वेस्टमेंट उसको लगता है इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन जब उसके बाद जब पॉकेट से पैसे निकलने लगते हैं, उसके रिपेयर के पैसे हो गए, या मेंटेनेंस के पैसे हो गए, या पेट्रोल और डीजल के पैसे खर्च हो गए, तमाम प्रकार के जो पैसे जब पॉकेट से निकलने लग जाते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? दिस इज नॉट इन्वेस्टमेंट, दिस इज वेस्टमेंट। उसने क्या किया? वेस्ट किया पैसों का। अब बताओ, वो उसने जो कार खरीदा, आज उसने जो कार खरीदा, शोरूम से उसने कार निकाला, एक महीने के बाद वो सेल करने के लिए जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 10 लाख का कार खरीदा, 10 लाख का कार खरीदा, एक महीने के बाद जब सेल करने के लिए जाएगा, एक महीने के बाद, क्या बताओ, क्या उसको 10 लाख का 10 लाख मिलेगा? मैं प्रॉफिट की बात भूल जाओ, उसको प्रॉफिट होगा या कल्पना ही छोड़ दो। 10 लाख में खरीदा, एक महीने के बाद वो सेल करेगा, क्या उसको 10 लाख मिलेगा? आप लोग बताइए, मैं नहीं बताऊं, आप लोग बताइए। दूसरे तरफ एग्जाम्पल देता हूँ, उसने एक प्रॉपर्टी खरीदी, एक बिल्डिंग बनाया, एक महीने नहीं, उसको 15 दिन के बाद सेल करेगा, 15 दिन के बाद सेल करेगा। अगर उसको प्रॉपर्टी बनाने में फॉर एग्जाम्पल 10 लाख ही आया हो, बिल्डिंग बनाने में एग्जांपल समझ लीजिए, उसको 2 फ्लोर बनाने में केवल 10 लाख खर्चा हुआ, और केवल 15 दिन के बाद वो सेल करेगा, क्या लगता है? 10 की जगह वो उसको 12 लाख नहीं मिलेगा, ये 11 लाख नहीं मिलेगा, ऐसा 10 साढ़े 10 लाख भी नहीं मिलेगा उसे,
मैं मतलब न्यूनतम मैं बात करता हूँ, ज्यादा हवा में बात नहीं करता, क्या उसको 10.5 लाख नहीं मिलेगा 15 दिन के अंदर? समझ रहे हो? कंपेयर समझ रहे हो? तो ये बताया है एसेट्स और लायबिलिटीज। एसेट्स का डेफिनेशन बताया कि आप उस चीज में इन्वेस्ट करते हो जो आपके पॉकेट में पैसा डालता हो, और लायबिलिटीज वो चीज होता है जो एक प्रकार से आपने इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट में जो आपके समय से अगर पॉकेट से ही पैसा निकालते रहता है और उसकी वैल्यू गिरते रहता है। ये रिच डैड पुअर डैड में बताया गया। ये मैं आपको लोगों को बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि इकोनॉमिक्स में इसको शामिल करूं, जब भी मैं इकोनॉमी पढ़ाऊं तो इस पॉइंट को मैं शामिल करूं कि रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट टी क्यूसाकी लेखक का नाम है। तो एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में डिफरेंस बताया गया कि एसेट्स वो चीज होता है जो एक बार खर्च करने के बाद इन्वेस्टमेंट हो जाता है, जिसे पॉकेट्स में एक बार आपने खर्च कर दिया है ना, एक बार से इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपके पॉकेट में पैसा देगा, खर्च नहीं करेगा, देगा। लेकिन इधर क्या होता है ना, जब खर्च कर देने के बाद आपके पॉकेट से पैसा निकालते ही रहता है। तो ये हो गया एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच में जो डिफरेंस जो रिच डैड पुअर डैड जो किताब में बताया गया। तो आई थिंक मुझे लगता है कि यहीं से समझाने यहीं से वो थ्योरी लिए थे। अर्थव्यवस्था पढ़ना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे सीमित संसाधनों को उचित आवंटन प्रबंधन करना सीख लेते हैं, जिसमें आर्थिक और सामाजिक कल्याण होता है। मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज से अधिक प्रॉफिट, लिमिटेड रिसोर्सेज अधिक से अधिक प्रॉफिट करना सीख लेते हैं, मैनेजमेंट करना सीख लेते हैं। आई थिंक ये हो गया एक प्रकार से, समझ लीजिए एक्स्ट्रा नॉलेज हो गया आप लोगों को। इसीलिए देखा जाता है जो बिजनेसमैन होते हैं, जो वाकई में बिजनेसमैन होते हैं, वो फालतू जगह खर्च नहीं करते, वरना लिमिट संसाधन से, वो लिमिट पैसा से सोचते हैं कि कहाँ मैं इन्वेस्टमेंट करूं, कहाँ अधिक से अधिक प्रॉफिट हो मुझे। मतलब लिमिट संसाधन से कम पैसा कहाँ मैं इन्वेस्ट करूं और अधिक से अधिक प्रॉफिट हो। तो ये जो थ्योरी ली गई है, जो इकोनॉमी की जो डेफिनेशन है, केवल एक डेफिनेशन से इतना बड़ा किताब उन्होंने लिख दिया। और आई थिंक ये फ्लिपकार्ट पे काफी ज्यादा सेल होने वाला किताब था, रिच डैड पुअर डैड, आप लोगों को बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब देखो संसाधनों का प्रबंधन, ये शब्द बार बार आता है। हम किस प्रकार संसाधनों का प्रबंधन करें? देखो इसमें डेफिनेशन था कि हम लोग क्या करते हैं संसाधनों के, हम लोगों ने क्या देखा, आप लोगों ने डेफिनेशन कहाँ है? देखो हम लोगों ने डेफिनेशन में क्या देखा, संसाधनों को नागरिक कुछ इस प्रकार से आवंटन या प्रबंधन कर दिया जाए। आखिर इस शब्द का क्या मतलब, संसाधनों को हम किस प्रकार से आवंटन या प्रबंधन करेंगे? देखो इसे हम एग्जांपल के समझने की कोशिश करेंगे। जो मैंने आपको डेफिनेशन बताया, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, जो इस दोनों के बीच में जो डेफिनेशन बताया, जो इन दोनों के बीच में जो अंतर बताया, इसी अंतर को हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के माध्यम से, एक है ना, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। देखो मैंने डेफिनेशन में क्या बताया, एक किस खास विशेष क्षेत्र, तो कोई खास विशेष क्षेत्र समझ लीजिए भारत, एक भारत देश है ना, एक कंट्री है। इस कंट्री के अंदर एक कोयला संसाधन है, कोयला संसाधन, तो कोयला हमारे लिए जरूरी है, इसलिए एक संसाधन है। तो कोयला संसाधन को सरकार ने क्या किया, एक कंपनी को आवंटित कर दिया, है ना, प्रबंधन कर दिया, जिसका नाम है टाटा कंपनी। टाटा कंपनी को सौंप दिया गया। तो क्या कर देगा, आवंटन कर देगा सरकार के द्वारा आवंटित कर दिया गया। किसे? टाटा कंपनी को। अब कोयला जैसी टाटा कंपनी के पास क्या, इन्होंने क्या किया, विद्युत का निर्माण किया, विद्युत या ऊर्जा का निर्माण किया, और निर्माण करने के बाद इसे आम नागरिकों के पास पहुंचाया गया। इसे आम नागरिकों के पास पहुंचाया गया। अब देखो जैसे ही विद्युत एनर्जी आम पब्लिक के पास पहुंची, तो उन्होंने क्या किया, फैन जलाया, पंखा जलाया, कूलर जलाया, एसी जलाया। क्या कल्पना करो, आज जिस समय एनर्जी नहीं थी, विद्युत नहीं थी, बिजली नहीं थी, क्या उस समय ये कल्पना की जा सकती है कि हम लाइट जला सकते हैं, फैन जला सकते हैं? नहीं, कल्पना नहीं कर सकते। अब देखो जैसे ही बिजली आया, विद्युत एनर्जी आया, तो हम लोगों ने क्या, फैन जलाया, जिससे हमें गर्मी में राहत मिला, लाइट जलाया तो अंधेरे से राहत मिला। तो इससे हम लोगों ने क्या देखा कि आम नागरिकों को आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण भी हुआ, तो इससे क्या हुआ, आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण हुआ। किनका कल्याण हुआ? ये आम नागरिकों का कल्याण हुआ। आम नागरिकों के पास जब ये पहुंचा, विद्युत या एनर्जी जो पहुंचा, उसे हम लोगों ने क्या बनाया, क्या चलाया, फैन जलाया, लाइट जलाया, तो अंधेरों से, गर्मियों से हम लोगों को राहत मिला, आम पब्लिक को राहत मिला। इससे हम लोगों का आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण हुआ। तो डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन हमारे क्या कहता है। तो देखो इधर डेफिनेशन क्या था कि सीमित संसाधनों को नागरिकों को कुछ इस प्रकार आवंटित कर दिया जाए, अधिकतम लोगों को सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण हो सके। तो यहाँ देखो आर्थिक कल्याण हुआ या नहीं हुआ, जैसी एनर्जी पहुंची, जैसी विद्युत पहुंची, तो उन लोगों का कल्याण हुआ, आम नागरिकों का कल्याण हुआ। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि जो कोयला था, सरकार ने जो कंपनी को आवंटित कर दिया, क्या इसके बदले में कुछ सौंपा नहीं हो, इसके बदले में कुछ दिया नहीं गया? बताओ कि टाटा कंपनी ने कोयला तो प्राप्त कर लिया, लेकिन इसके बदले में क्या दिया? इसके बदले में धन दिया।
किसको धन दिया? सरकार को। अर्थात यहाँ हम लोगों ने देखा कि आर्थिक एक्टिविटी हुई कि नहीं हुई, धन रुपया से संबंधित एक्टिविटी क्रियाकलाप हुई कि नहीं हुई, हुई यहाँ पर। तो टाटा कंपनी ने सरकार को धन दिया, और जब ये विद्युत एनर्जी की जब निर्माण की जा रही थी तो वहाँ जो जितने भी लेबर मजदूर थे, इंजीनियर लोग थे, क्या उनको सैलरी दी जाती है? उनको भी सैलरी दी जाती है। तो टाटा कंपनी ने उन तमाम व्यक्तियों को, इंजीनियर्स को, लेबर मजदूर को सैलरी दी, अर्थात धन दिया। तो हम लोगों ने देखा यहाँ भी धन की एक्टिविटी हुई, यहाँ भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, तो यहाँ भी हम लोगों ने धन देखा। और जब ये एनर्जी जब बन गया तो आम नागरिकों के पास पहुंचा, क्या उसके बदले में पब्लिक को, क्या उस विद्युत के बदले में क्या धन देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? क्या वो धन लोग नहीं देंगे? धन देंगे, अर्थात वो मनी देंगे, धन देंगे। तो हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ भी धन, यहाँ भी धन, यहाँ भी धन। तो हम एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। किसी खास क्षेत्र में सीमित संसाधन मैंने इसलिए बोला कि कोयला जिस क्षेत्र से निकल रहा है उस क्षेत्र को बढ़ाया नहीं जा सकता। पॉपुलेशन बढ़ रही है, नो डाउट, लेकिन क्या उस क्षेत्र को, उस संसाधन को बढ़ाया जा सकता है? नहीं। तो जो बढ़ाया नहीं जा सकता तो वो क्या है? लिमिट रिसोर्सेज है, सीमित संसाधन है। तो हम लोग ने देखा यहाँ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि सीमित संसाधन, किसी खास क्षेत्र में सीमित संसाधनों को कुछ इस प्रकार से आवंटित कर दिया जाए, जब आम नागरिकों के पास पहुंचने पर उनका आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण हो सके। और इन तमाम प्रक्रिया में धन की मुख्य भूमिका होती है। अब बताओ, सरकार ने कोयला खरीदा, धन लगा, और विद्युत निर्माण करने में, उत्पादन करने में धन की आवश्यकता पड़ी, और जब आम नागरिकों के पास पहुंचा तो उसका जब उपयोग किए तो आम नागरिकों ने भी धन का, उसके बदले में धन दिए, मतलब मनी दिए, तभी तो विद्युत पहुंचा। जैसे आप बिजली यूज करते हो तो आपके घर के बाहर एक मीटर लगा हुआ, तो उसमें जो बिजली आती है, बिजली बिल आती है, वो क्या है? उसके बदले में क्या दे रहे हो? मनी तो दे रहे हो, धन तो दे रहे हो। तो हम लोगों ने तमाम प्रकार की एक्टिविटी देखा, उसमें मुख्य भूमिका किसकी थी? धन की मुख्य भूमिका थी, क्योंकि स्टार्टिंग में भी धन लगा, उत्पादन करने में भी धन लगा, और आम नागरिकों के पास धन पहुंचा। उन लोगों को भी धन लगा, पहुंचा नहीं, उन लोगों को भी धन लगा, पहुंचा तो विद्युत पहुंचा, लेकिन उन लोगों को क्या लगा? धन लगा। लेकिन जैसे ही विद्युत पहुंचा तो उन लोगों को क्या हुआ? आर्थिक और सामाजिक कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? पहले अंधेरे में रहते थे, कल्पना नहीं कर सकते कि विद्युत आएगा, लाइट होगी कि नहीं होगी, रोशनी होगी कि नहीं होगी। तो अंधेरों को समस्या का समाधान हुआ। गर्मी है, फैन है, कूलर है, पंखा ऐसी है, तो उनसे राहत मिला कि नहीं मिला? तो उनका भी सामाजिक कल्याण हुआ। तो ये हो गया एक प्रकार से व्यवहारिक एग्जांपल, है ना, प्रैक्टिकल एग्जांपल हो गया। मैंने आपको याद करो, मैंने आपको जो क्लास के पहले में बताया था कि ऐसा कोई सा डेफिनेशन नहीं बचेगा जो आपको समझ नहीं आएगा। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी, पूरी शिद्दत के साथ ये कोशिश रहेगी कि हर एक डेफिनेशन का एक व्यवहारिक एग्जांपल दूं जो आपके आसपास घटना घट रहा है। कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी विषय कब आसान लगने लग जाता है? पहले ना पढ़ाने वाला अच्छा व्यक्ति हो, अच्छा टीचर हो, और उससे संबंधित जो भी सब्जेक्ट पढ़ा उससे संबंधित व्यवहारिक एग्जांपल दे, प्रैक्टिकल एग्जांपल दे। आपके आसपास में जो घटना घट रहा है आप लोग देखें, अच्छा इसलिए हमें इकोनॉमी पढ़ना है, जो हमारे आसपास का घटना घट रहा है इसलिए इकोनॉमी पढ़ना है। तो मैंने क्या किया, एक एग्जांपल बताया, जिस प्रकार से मैंने इधर एग्जांपल बताया। तो जैसे आप बिजली यूज कर रहे हो तो एक व्यवहारिक तो घटना घट रहा है, आप भी बिजली बिल दे रहे हो। तो इस तमाम प्रकार जो मैंने आपको एग्जांपल, ये जो एग्जांपल दिया, तो इसे किससे लिंक कर रहा है? इस डेफिनेशन से लिंक कर रहा है। और सेकंड एग्जांपल मैंने और बताया था, इस डेफिनेशन के माध्यम से रॉबर्ट कियोसाकी थे, जिन्होंने जो बुक लिखा था रिच डैड पुअर डैड, उसके बारे में मैंने आपको बताया था, जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में बताया गया। एसेट्स वो चीज होता है जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो, खर्च करते हो, जो आपके बाद एक खर्च करने के बाद आपके पॉकेट में पैसा ही पैसा देता है। लेकिन एक तरफ होता है जब इन्वेस्टमेंट करते हो लेकिन वो किसमें बदल जाता है? इन्वेस्टमेंट में बदल जाता है, अर्थात वो पैसा बर्बाद होने लगता है। तो आई थिंक आप लोग समझ में आ गया होगा कैसे सीमित संसाधनों का, है ना, अधिक से अधिक उपयोग किया जाए, सीमित संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए और उससे आर्थिक और सामाजिक कल्याण हो सके। तो हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया, तो हमारा ये फर्स्ट टॉपिक खत्म हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में कि वो प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के कारक देखेंगे। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले सेशन में। आज तक इतना ही, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।